कहानी का अगला भाग 9। एक मीठा एहसास। कशिश ने फाइल निकाली जिसमें साइन चाहिए था। राहुल उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पाया खुद से। कशिश ने उसे सहारा देकर उठाया और पीछे तकिया लगाकर बिठा दिया। सर, आपको इतना तेज बुखार है, आपने दवाई ली है? कशिश ने चिंतित होते हुए पूछा। मिस कशिश, ये मेरी बचपन की प्रॉब्लम है। जब भी अपने मन को रोकता हूँ किसी बात के लिए तो ऐसे ही बुखार हो जाता है। 4-5 दिन में ठीक भी हो जाता है। बस मैं दवाई नहीं लेता, मेरे शरीर का पूरा विकार निकल जाता है। राहुल हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है। साइन कराते हुए कशिश ने फिर से पूछा, आप अकेले रहते इतने बड़े घर में? राहुल ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप साइन करता रहा। अधेड़ उम्र का नौकर, जिसे हम काका कहेंगे क्योंकि राहुल ने भी उन्हें काका ही बुलाता है, तभी काका कशिश के लिए चाय और राहुल के लिए सूप लेकर आते हैं। राहुल को इतना तेज बुखार है कि वो खुद असमर्थ है सूप बाउल पकड़कर खुद पीने में, इसलिए काका उसे पिलाने की कोशिश करते हैं। राहुल आनाकानी करता है कि मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ गया है, वो सूप नहीं पिएगा। कशिश ने आंखों से इशारा किया काका को कि आप जाइए, मैं पिला देती हूँ। काका चले जाते हैं और कशिश सूप बाउल लेकर राहुल के पास बेड पर ही किनारे बैठ जाती है। सूप का चम्मच राहुल की तरफ ले जाती है तो राहुल भी किसी बच्चे की तरह मुंह खोल देता है। कशिश मुस्कुराते हुए सूप पिलाती है पर राहुल की आंख भर आती है, अर्धमूर्छित अवस्था हो जाती है उसकी। वो कशिश की गोद में लुढ़क जाता है। कशिश घबराकर उठना चाहती है लेकिन राहुल किसी बच्चे की तरह उसके कमर में दोनों साइड से हाथ डाले कसकर पकड़ लेता है और रोते रोते पूरा ही बेहोश हो जाता है। कशिश को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। कुछ देर तो वो वैसे ही बैठी रही, फिर धीरे से राहुल को हटाकर साइड किया और फाइल लेकर नीचे आ गई। उसने काका को आवाज दी, काका, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछ सकती हूँ? हाँ बिटिया पूछो, क्या पूछना चाहती हो? काका ने कहा। इतना बड़ा घर है फिर भी इतनी वीरानी क्यों है यहाँ? राहुल अकेले रहते हैं यहाँ, इतने बीमार हैं और कोई अपना पास भी नहीं उनके, ऐसा क्यों? अब क्या बताए बिटिया, इस घर से तो जैसे खुशी हमेशा के लिए रूठ गई है, खासकर राहुल बाबा के लिए। काका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। काका प्लीज जरा खुलकर बताइए। कशिश सब जानने के लिए बेकरार हो रही थी। राहुल बाबा 9 साल के थे जब बड़ी मेम साहब का देहांत हो गया। नन्ना मन बहुत परेशान हो गया था। हर समय गुमसुम, न खाने की सूध, न खेलने जाता था। 5-6 महीने ऐसा ही चलता रहा। तब बड़े साहब ने दूसरी शादी कर ली, ये सोचकर कि राहुल को माँ मिल जाएगी और शायद खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। काका कुछ देर रुके, लंबी सांस ली। कशिश टकटकी लगाए पूरी बात सुन रही थी। काका ने आगे बात जारी रखी। साहब ने जब राहुल बाबा को बोला कि वो उसके लिए मम्मी लाएंगे तब उस मासूम के चेहरे पर खुशी छा गई थी। नई माँ के घर में कदम रखते ही राहुल बाबा दौड़कर माँ कहते हुए उससे लिपट गए, लेकिन उनकी सौतेली माँ रीता मेम साहब को शायद उनकी माँ बनना नहीं था। बड़ी बेदर्दी से हाथ पकड़कर हटा दिया खुद से। पर उस मासूम को इससे क्या फर्क पड़ता, वो तो बस दिन रात माँ के आसपास ही मंडराता रहता। कितनी बार धिक्कार खाता, पर माँ का प्रेम एक बार खो चुका बाल मन दोबारा माँ से अलग नहीं होना चाहता था। रीता मेम साहब बड़े साहब से शिकायत लगाती कि राहुल बहुत तंग करता है, मुझसे सब नहीं होगा। साहब भी दुखी रहते, समझने को कोशिश करते कि देखो बच्चा है, सब बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल ही तो चाहिए। लेकिन रीता मेम साहब को कुछ सुनना ही नहीं था। फिर साहब ने राहुल बाबा को जबरदस्ती बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। बाबा बहुत रोए थे कि माँ से दूर नहीं जाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसके बाद बाबा छुट्टियों में घर आता तो लेकिन किसी से बात नहीं करता था, बस गुमसुम अपने कमरे में पड़ा रहता। छुट्टियां खत्म होते ही चला जाता। रीता मेम साहब अपनी सहेलियों के साथ व्यस्त रहती। बड़े साहब अब बीमार रहते और एक दुर्घटना में अपने खड़े होने की शक्ति गंवा चुके तो अपने कमरे में पड़े रहते। हम ही उनको शाम को पहिए वाली कुर्सी में बिठाकर थोड़ा बाहर घुमा देते। इतना बोलकर काका जरा रुके। रीता मेम साहब को दोनों से कोई लेना देना नहीं। बड़े साहब और बाबा में भी कोई बात नहीं होती। बोर्डिंग में डालने का गुस्सा बाबा का भी कम नहीं हुआ। तभी तो बिटिया यहाँ इतनी वीरानी छाई रहती है, बस जी रहे हैं, कहकर काका ने अपनी आंखों के छोर को पोंछ लिया। कशिश के आंखों में भी आंसू बह रहे थे। उसने भी धीरे से आंखों को पोंछा और निकल गई वहां से।